वेलकम टू सक्सेस स्टडी पॉइंट। एंड आज से हम पढ़ेंगे 10th बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए देखते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे भौतिकी के महत्वपूर्ण गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 है प्रकाश तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा मिट्टी। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। इसका आंसर होगा फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसका आंसर होगा 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका भी आंसर होगा 2। ओके, और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इसका आंसर होगा साइन आई बाई साइन आर। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है एक उत्तल लेंस होता है। इसका आंसर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। इसका आंसर होगा v/u। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका आंसर होगा r=2p। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका आंसर होगा निर्गत कोण। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर होगा 10। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, इसका आंसर होगा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसका भी आंसर होगा अवतल दर्पण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इसका आंसर होगा पराबैंगनी तरंग। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला है 24 है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। निम्नलिखित में से
कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, यानी इसका आंसर होगा +16 सेमी। ओके, तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कब ला रहे हैं। तो चलिए उनके डिमांड पे आज हम लोग इसके लेसन 2 को कवर करेंगे। अगर लेसन 1 को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे हमारे चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन, यानी फिजिक्स के लेसन 2 को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और सभी बच्चों को बता देंगे इस टॉपिक के बारे में और हमारे इस चैनल के बारे में। ठीक है, इस बार 10वीं के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जाएगी घर बैठे। ठीक है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैथ का क्लास भी वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो स्टार्टिंग से सारा वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। टॉपिक का नाम है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी लेसन 2 के इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा इस प्रकार से रहेगा। पहला प्रश्न है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये हमसे आज पहला प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे जरूरी यहाँ पे इसका यूनिट है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए सारे बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से गौर करेंगे। यूनिट हमारा क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट आंसर को रखा है। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। देखिए, टॉपिक समझेंगे पहले अच्छे से कि जब प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन में। गौर करेंगे यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे से। जब विरल से सघन में जाएंगे तो इसका आंसर होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, फिर देखिए इसका अगला टॉपिक तीसरा एकदम सेम इसके विपरीत है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, ये टॉपिक एकदम क्लियर रखिएगा, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। प्रश्न हमारा देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाए, ठीक है, तो अभिलंब से दूर जाती है। चलिए, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। वीवीआई करिएगा इसको, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। इसका आंसर क्या है, 2.42। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कितना होता है तो आपको कोई बच्चे जवाब दे देते हैं 2.42, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद जो अपने टॉपिक का नाम बोलना है यूनिट का, ठीक है, उसको एक एक करके बोलना है। जैसे 2.42 बोलना है, ना कि इसे 42 पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, ये था हमारा हीरे का अपवर्तनांक। जो वीवीआई है इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करते जाएंगे। हीरा का 2.42 और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। ठीक है, ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का अर्थ जहां हवा भी ना हो। निर्वात का अर्थ क्या, हवा भी ना हो, वो होता है निर्वात, जहां पे कुछ भी ना हो। और ये हमारा अब आ गया पानी में प्रकाश जब जाएगी तो उसकी चाल कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट यहाँ पे गौर करने वाली बात है,
यहाँ पे हमारा यूनिट आ गया किलोमीटर पर सेकेंड, वहाँ पे हमारा था मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसमें क्या था 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल। और ये हमारा हो गया पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों की यूनिट में चेंजिंग है। तो आपका जो वहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो ऑप्शन रहेगा वो इसी तरह से कंफ्यूज करेगा। एक ऑप्शन यहाँ पे दे देगा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एक दे देगा 2,25,000 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में इसे टिक नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 7वें प्रश्न पे बात करते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कांच में यानी कि शीशे में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, ये है हमारा आज का 7वां प्रश्न, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में क्या था 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ऊपर हमने पढ़ा था हीरे का अपवर्तनांक 2.42, पानी का अपवर्तनांक 1.33। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया 7 नंबर तक। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे बात करते हैं। 8वां प्रश्न हमारा देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए अच्छे से समझेंगे, हम लोगों ने चैप्टर 1 में बुक सॉल्यूशन में पढ़ा था आपतित किरण किसे कहा था, कि जो किरण सूर्य से आती है या सूर्य से आने वाली किरण को, जैसे ये इस तरह से ये परावर्तक सतह था और इस तरह से किरण आती थी और परावर्तन के बाद इस तरह से लौट जाती थी, तो ये जो किरण था वो क्या था, कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, हमने यहाँ पे ये सब पढ़ लिया था टॉपिक, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की वीडियो चैप्टर 1 से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे पार्श्विक विस्थापन। आगे हम लोग फिगर ड्रॉ करके इस प्रश्न को समझ लेंगे। ठीक है, जब हम लोग बुक सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग निर्गत किरण के बारे में समझेंगे, उसके बाद पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे बात करते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी ठोस कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, किसी ठोस कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को आंसर क्या होगा, प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिज्म का परिभाषा भी ये निकल करके आ गया, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि प्रिज्म में किसी प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, विचलन कोण। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को प्रिज्म में क्या कहा जाता है, विचलन कोण। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पीडीएफ की सारी व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे बात करते हैं। 11वां प्रश्न काफ़ी अच्छा है हमारा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया था बुक सॉल्यूशन में, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है। अगर ये जानना है आपको तो आप बुक सॉल्यूशन को जाकर देखिए, हमारे टॉपिक पार्ट 1 में ये वाला टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है, अवतल लेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये था उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अब आगे हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, ये लेंस का बात आ गया, अभी आगे दर्पण भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। आंसर क्या हो जाएगा, -5 डायोप्टर। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे हम लोग कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये हम लोग अगर नहीं, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जाकर देख सकते हैं स्टार्टिंग में। 14वें प्रश्न पे बात करते हैं कि जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि देखिए
जब आपतन कोण जो है, जब इस तरह से कोण आएगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बनेगा, आपतन कोण ऐसे आएगा, तो अपवर्तन कोण भी इसी पे पूरा परावर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। आगे बढ़ते 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न हमारा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात के बारे में हम लोगों ने जाना, वैसा स्थान जहाँ पे हवा भी ना हो, जहाँ पे क्या हो, हवा भी ना हो, वो क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, तो बीच की अपेक्षा किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। देखिए ये वाला, बीच की अपेक्षा क्या होता है, किनारों पे मोटा होता है, याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यदि हमें स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म का, यानी प्रिज्म के बिना स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न पे बात करते हैं। 18वां प्रश्न हमारा देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है, तो जिन बच्चों को दिक्कत होगा वो हम आगे न्यूमेरिकल का पार्ट अलग से लाएंगे, तो उसमें ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लियर करा देंगे। ठीक है, करवा देंगे सारे जो है फॉर्मूला से। प्रश्न हमारा देखिए अभी पढ़ लेंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ये उत्तल लेंस की क्षमता निकालने वाला प्रश्न हम लोग बना लेंगे। अभी हम लोग इसके आंसर को जान लेते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। डी डायोप्टर का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ से समझना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 19वें और 20वें प्रश्न पे। देखिए 20वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड किया गया है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले 19वें प्रश्न पे हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, दो प्रतिरोध रहता है तो उसे 1/10 प्लस 1/20 करके जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2 प्लस समांतर क्रम में, ये हमारा है क्या, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 20 कर देना है, इक्वल टू कितना, 30। और अगर समांतर क्रम रहे, ये हमारा क्या था, श्रेणी क्रम, अगर समांतर क्रम रहे तो 1/10 और प्लस 1/20 कर देना। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आज इस लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। लास्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन में डुबाकर। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये टॉपिक जरूर अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और हमें आप ड्रीम क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डील करेंगे, जिसमें हम फिजिक्स का दो लेसन ऑलरेडी करवा चुके थे। ठीक है, तो इसमें से बायोलॉजी आपका टोटल चैप्टर हो गया है। आज हम फिजिक्स लेकर आए हैं, केमिस्ट्री भी लगभग हो गया है। ठीक है, तो फिजिक्स का ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये अध्याय 3 में आज हम लोग वैसे चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है मानव क्षेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसमें हम लोग लेंस, दर्पण, सारे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारे चैनल के थ्रू 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है। देखिए हमारे आँखों की लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो पता चलता है कि हमको निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा और नज़दीक का वस्तु साफ दिखेगा, तो वैसे दृष्टि दोष को हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष।
चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जो दृष्टि दोष हमारी आँख में होता है वो वस्तु क्या होगा, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उल्टा होता है इसमें थोड़ा सा। अगला है दूसरा नंबर कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, तो आँख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो ये आँख के इस गुण को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। ठीक है, आँखों को देखने की क्षमता, ये समंजन क्षमता। याद रखिएगा कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न इस तरह से हमारा कि जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष को किस प्रकार के चश्मे के द्वारा दूर किया जाता है। देखिए, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग चश्मे में देखते होंगे अलग अलग आकार का लेंस रहता है, गोल रहता है ना, सिलेंडर आकार का रहता है। यानी कि जब जरा दूरदर्शिता आँख में उत्पन्न होता है तो वैसे स्थिति में हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं ना। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आसमान में जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, ब्लिंक करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ये तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, तो उसके निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है, अगर आप लोग को पता होता है तो। चलिए छठा नंबर हमारा प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र को क्या कहते हैं। तो आप लोग को अभी बताया गया है कि जो दृष्टि दोष होगा, ठीक है, जो दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष साफ नहीं दिखाई दे सकता है तो उस नेत्र में क्या होता है कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, यानी उल्टा होता है। जो दृष्टि दोष होता है वही चीज़ हमको साफ साफ दिखाई देगा। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो आप लोग को लगता होगा कि दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन उल्टा है ना, कि दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देगा और निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो निकट की वस्तु की जब साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है हमारा कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन करने से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, निलंबन करने से जो प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इजी भी है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है। यहाँ से जब पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो हम लोग को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, लेकिन रियल में आकाश का रंग कैसा होता है, काला होता है। जब हम अंतरिक्ष में जा करके देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चलिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो इसका रीज़न ये है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का जो है ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जब सूर्य निकलता है और अस्त होता है तो उस टाइम में, दोनों टाइम में सूर्य का कलर कैसा होता है, वो रेड होता है। इसका रीज़न क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 10वां नंबर हमारा प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का रीज़न है कि प्रकीर्णन के कारण। इसका भी क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का भी लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण, और आकाश का नीला भी दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का, ठीक है, विचलन सबसे कम होता है। तो श्वेत प्रकाश में जो होता है, जो वर्ण विक्षेपण कराया जाता है, तो इसमें किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का जो होता है विचलन सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में विचलन सबसे अधिक होता है किसका, बैगनी का, और सबसे कम किसका होगा, लाल का। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी हाईलाइटेड है, बिल्कुल ना भूलेंगे आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है।
तो रेटिना आप लोग को पता है क्या होता है? रेटिना वो होता है जिस पर जैसे कोई भी वस्तु हम लोग देखते हैं तो पहले उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है हमारी आंखों पर, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उस भाग को जिस पर हम लोग इमेज बनता है, ठीक है, हमारी आंखों पर, उस भाग को हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो क्या होता है, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमारी आंख में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, याद रखिएगा इसको, यहाँ पर श्वेत छूट गया है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को जब एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे क्या होता है, रेड होता है। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, याद रखिएगा यहाँ से है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसको कहते हैं लाल, ठीक है, लाल कलर का विचलन जो है सबसे कम होता है। अगला है हमारा कि एक प्रिज्म कितने तत्वों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म आप लोग को पता है कि 5 तत्वों से घिरा रहता है, ठीक है। देखिए प्रिज्म का आकृति थोड़ा सा बनाते हैं आप लोग को, ठीक है। एक क्या होता है, नीचे होता है, इस टाइप से होता है ना। एक क्या होता है, बीच में इस टाइप से होता है, यानी कि ये सतह देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, इस टाइप से होता है थोड़ा सा, है ना। तो इसमें कितना टोटल सतह दिख रहा है? एक नीचे वाला सरफेस, एक ये साइड, एक ये साइड, है ना, 3 हो गया, और ये दोनों हो गया, है ना। टोटल कितना हो गया, कितना सरफेस होता है? तो टोटल 5 हो गया, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है? एक नॉर्मल जो आँख होता है, ठीक है, स्वस्थ आँख जो होता है तो अनंत तक देख सकता है। किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जब हमको दूरदृष्टि दोष होगा तो कैसा लेंस हमको चाहिए? तो उत्तल लेंस हम लोग को लगाना होगा, ठीक है। हमारी चश्मे में कैसा लेंस होना चाहिए? तो उत्तल लेंस। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस, याद रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल, निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल। दूर में उत्तल और निकट में क्या होगा? अवतल, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का वह भाग जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? रेटिना या उसी को कहते हैं दृष्टि पटल। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, स्पष्ट देख सकता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है ना, स्पष्ट रूप से पढ़ना है, साफ साफ, तो उसके लिए उस वस्तु को हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आंखों के सामने रखेंगे तभी हम उसको पढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर उससे दूर कर देंगे तो वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप हमें कमेंट करें और हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। चलिए ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप लोग का स्टडी अच्छे से हो। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो फिजिक्स का चैप्टर है हमारा, ये अध्याय 4 होगा और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन का डील करेंगे, और ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, और फिजिक्स का अध्याय 4 है, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन इससे एग्जाम में बनते हैं। तो जो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, विद्युत धारा से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, ठीक है।
तो विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली होता है उसके लिए हम लोग नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं। आप लोग को पता होगा कि विद्युत हीटर में कौन सा तार होता है, तो नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर नाइक्रोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उच्च प्रतिरोध वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को हम प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो सब्जेक्ट चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ का वीडियो आप लोग का धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, कुछ टॉपिक डाले गए, आप उनका रिवीजन करिए। तो ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी KWH जिसको सूचित करते हैं हम, KW और H। ठीक है, किलोवाट घंटा में किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है वे ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, एक सेकेंड देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 KWH। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना इंटू 10⁻6 जूल होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप लोगों के लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का जो प्रबलता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ठीक है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, तो V²/R इसका राइट आंसर हो जाएगा, V²/R। ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला यदि पूछा जाए एग्जाम में तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस चैनल पर 10th क्लास की कंप्लीट तरीके से जो तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो लगभग इस टॉपिक का सारा वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। ठीक है, फिजिक्स है ना, साइंस का लगभग टोटल ऑब्जेक्टिव अपलोड हो गया है। तो आप लोग अब प्लेलिस्ट में जाइए और है ना सारे वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आममीटर के जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा कि आममीटर को हम विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोग को किसी भी चीज़ का कमी दिखे तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट भी आप लोग सोच समझ कर लिखिएगा जो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, जिस चीज़ का आपको ज़रूरत हो वही लिखिए। ठीक है, फालतू चीज़ नहीं लिखिएगा। चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए याद रखिएगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण के रूप में क्या होते हैं? तो उस कण को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, जब चालक तार से धारा प्रवाहित होती है यानी करंट जब आया हुआ रहता है तो उस समय गतिशील जो होता है उस कण को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? ठीक है, यानी घर में जो करंट आता है उसका प्रबलता कितनी होती है? ठीक है, तो उसका जो प्रबलता होता है वो होता है 220 वोल्ट। याद रखिएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, जो घरों में बिजली आती है वो 220 वोल्ट होता है, इसलिए ज़्यादा घर में करंट नहीं मारता, झटका मार देता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 12th नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
कि लघु पथन, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये जिस कारण से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो याद रखिएगा, लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को, युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है 14 नंबर हमारा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। देखिए यहाँ इसको इंडिकेट करते हैं ओम्स को इस तरह से। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग अंत तक बने रहें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। एक बार और याद रखिएगा कि हमारे वीडियो के जरिए आप अपना एक कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं। तो उसके समूह को कहते हैं बैटरी। ठीक है, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर वोल्ट हो जाएगा। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक धनावेशित वस्तु का विभव क्या है। उसका विभव शून्य होता है। याद रखिएगा, एक धनावेशित कोई वस्तु है तो उस पर जो विभव होगा क्या होगा, शून्य होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु प्रायः क्या होते हैं। तो परमाणु प्रायः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। याद रखिएगा कि परमाणु प्रायः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और हमारे जो यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं आप लोगों के लिए, आप उससे मैच करा के देख सकते हैं। ठीक है, हर सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का आप लोग को पता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और ये जो हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ये सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड है। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। और जो लोग 12th के स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल ड्रीम क्लासेज पर जा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम क्लासेज जो कि राहुल सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमारे सक्सेस स्टडी पॉइंट को आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम विज्ञान यानी साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर हमारे साथ ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, लाइव आ जाइए और हमारे साथ आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सेशन है हमारा भौतिक शास्त्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अध्याय 5 को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जो लोग 10th के स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए चैप्टर, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कि ठंडा या उदासीन तारा का रंग कैसा होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ठंडा या उदासीन तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो क्या हो जाएगा, काला होता है। याद रखिएगा कि ठंडा या उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। चलिए सेकेंड नंबर हमारा प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा घरेलू वायरिंग में जो स्विच होता है वो विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में स्विच जो होता है वो किस तार से जोड़ा जाता है, तो विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि आप लोग मैथ का जो वीडियो है वो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग का जो वीडियो अपलोड हो गया मैथ का वो आप लोग धीरे धीरे रिवीजन करिए, और संस्कृत का वीडियो भी जल्दी आएगा इस पर, ठीक है। तो घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जुड़ा होता है, तो घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जुड़ा होता है, तो विद्युन्मय तार से जुड़ा होता है। याद रखिएगा। चलिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं कैसे तार में, यानी किस तरह के तार में स्विच लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गर्म तार में स्विच लगाया जाता है, ठीक है। जो स्विच का हम लोग उपयोग करते हैं वो किस तरह का तार होता है, तो वो होता है गर्म तार। चलिए अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसके सिरों की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा क्वेश्चन समझिए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अगर इसके भीतर जाएंगे, है ना, इसके सिरे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जाने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। याद रखिएगा। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि फ्लामिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा क्या व्यतीत करता है। तो अंगूठा जो है इंडिकेट करता है बल की दिशा को, फोर्स को इंडिकेट करता है अंगूठा, ठीक है। थंब जो होता है हमारा वो किसको डिनोट करता है, वो करता है फोर्स की दिशा को, ठीक है। फोर्स की दिशा को इंडिकेट करता है फ्लामिंग का वाम हस्त नियम। अंगूठा जो होता है वो किस दिशा को इंडिकेट करता है, तो वो होता है बल की दिशा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 6ठा नंबर हमारा प्रश्न है कि किसी बॉल में 1 मिनट में, सॉरी बॉल नहीं होगा यहाँ बल्ब होगा, कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलॉम धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 120 कूलॉम धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में एक बल्ब में कितना हो रहा है, 120 कूलॉम धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत शक्ति का जो मान होगा वह क्या होगा, याद रखिएगा 2 एम्पियर होगा। ये एक नॉमरिकल प्रश्न है, ठीक है। तो 1 मिनट में 120 कूलॉम, देखिए याद रखिएगा विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला पर डिपेंड है। 1 मिनट को हम क्या किए, सेकेंड में बदल दिए, तो 120 को हम जब एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, भाग दे दिए, कितना आ जाएगा, 2 कूलॉम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो पवन जो चक्की होता है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि विद्युत फ्यूज जो किस पर आधारित है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। विद्युत जनरेटर का जो सिद्धांत है ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या है, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। याद रखिए क्वेश्चन को समझिए कि विद्युत जनरेटर का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी प्रेरण का मान कितना होगा। तो विद्युत जनरेटर का मान भी उसी पर डिपेंड करेगा। 10th नंबर है कि द्विक परिवर्तक युक्त जनरेटर क्या उत्पन्न करता है। ये उत्पन्न करता है दिष्ट धारा। द्विक परिवर्तक युक्त जनरेटर जो होता है ये दिष्ट धारा परिवर्तित करता है, उत्पन्न करता है। चलिए 11 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण जो होता है उस पर धातु आवरण किससे जोड़ा जाता है, तो भूतार से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा भूतार है ना, भूमिगत तार से जोड़ा जाता है किसको, विद्युत उपकरण का धातु को। विद्युत उपकरण के धातु को किससे जोड़ा जाता है, तो भूतार से यानी भूमि से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि विद्युन्मय तार में सामान्यतः क्या होता है। तो विद्युन्मय तार जो होता है सामान्यतः लाल रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, लाल रंग का।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है और वह क्या है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है वो क्या है, नरम लोहा है। उसको क्या कहते हैं, नरम लोहा कहते हैं। कि विद्युत चुंबकीय तार बनाने के लिए जिस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं नरम लोहा। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तार छड़ बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा, फ्लामिंग के बाम हस्त नियम से जानी जाती है। क्या हो जाएगा, फ्लामिंग के बाम हस्त नियम से जाना जाती है क्या, बल की दिशा को। याद रखिएगा, बल की दिशा अभी बताएं अंगूठा को डिनोट करता है, अंगूठा से के लिए वो क्या हो जाएगा, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा फ्लामिंग के बाम हस्त नियम से रिलेटेड है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो ये ओरस्टेड के द्वारा दिया गया नियम है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला, ओरस्टेड ने। काफ़ी महान वैज्ञानिक थे फिजिक्स के। चलिए 60 नंबर प्रश्न हमारा कि विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा अपन अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें। ये विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर की बात आ जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र की बात आ जाए तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक को विद्युत में। जब मोटर रहे तो ऊर्जा पहले होगा, यानी विद्युत ऊर्जा पहले होगा और यांत्रिक ऊर्जा बाद में। जब विद्युत जनित्र रहे तो यांत्रिक ऊर्जा पहले होगा और विद्युत ऊर्जा बाद में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की फैराडे के द्वारा किया गया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है तो लघु पतन और अतिभारण दोनों के कारण। तो विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, तो लघु पतन और अतिभारण दोनों के कारण रक्षा करता है। चलिए आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, तो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोग को पहले बता दिए थे कि ये चैप्टर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है तो कैसे तार में, तो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है। इस चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें जो लोग 10th के स्टूडेंट हैं। इस पर सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है आप लोगों को, तो हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए साइंस, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, 10th क्लास की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को, है ना, एग्जाम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज का हमारा सेशन है अध्याय 6 पढ़ेंगे फिजिक्स में हम लोग। अध्याय 6 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आज हम लोग जितने भी प्रश्न बनते हैं इससे ऑब्जेक्टिव सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार या ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि कार और ऊर्जा का SI मात्रक एक ही होता है, सेम होता है, ठीक है। तो कार और ऊर्जा का SI मात्रक पूछे एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है। तो कार या ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है इसका SI मात्रक। पेट्रोलियम ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। पेट्रोलियम ऊर्जा का कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है। याद रखिएगा कि पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम ऊर्जा का कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ शानदार प्रश्न की ओर बढ़ते हुए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है
कि ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आप लोग को पता है कि ईंधन से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसे किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं ईंधन के दहन द्वारा। ठीक है, ईंधन से जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो गोबर गैस जो ऊर्जा का है नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोबर गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो नवीकरणीय स्रोत है। हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखे जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो सूर्य से जब जो ऊर्जा निकलती है वो किसके कारण, तो नाभिकीय संलयन के कारण। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि सौर पैनल किस प्रकार बनाया जाता है। तो सौर पैनल जो है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, है ना, एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। तो सौर पैनल किस तरह से बनाया जाता है, तो अनेक सौर सेलों को जब एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, तो हमें सौर पैनल का निर्माण होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कैसे, मतलब किस टाइप के दिनों में होता है ना, कि रात में, दिन में, या फिर किस तरह का मौसम में। तो सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा निकलता है, क्या उससे कभी गर्म पानी करके पीते हैं, नहीं पीते हैं। तो कैसे दिनों में, तो गर्म सौर जल का ऊष्मक का प्रयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जाता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर, कैसे दिनों में, किस तरह का मौसम में। तो याद रखिएगा इसको धूप वाले दिनों में इस तरह का प्रक्रिया नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, लकड़ी इसका नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत यदि आ जाए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आप लोग को एग्जाम में, तो आप लोग क्या मारिएगा, लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा का चयन किस पर निर्भर करता है। तो ऊर्जा का चयन जो है ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर करता है ना, उसकी निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर निर्भर करता है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, चलिए 10 नंबर हमारा प्रश्न है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, हमारे साथ अंत तक बने रहें। 10वां है कि किसी भारी जल के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। तो किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे छोटे टुकड़ों की क्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। ठीक है, तो जीवाश्म है ना, जिसमें जीवों का अवशेष पाया जाता है उसको जीवाश्म कहते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कोयला, कोयला क्या है, एक जीवाश्म है ना। तो कोयला जो है यानी कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि 2 हल्के नाभिकों के जुड़कर, ठीक है, 2 हल्के नाभिकों, यहाँ नाभिक होगा, नाभिक यहाँ देखिए लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, नाभिकों। तो 2 हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है आज का कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जिसको आप अपने नोट्स में हाईलाइटेड कर लीजिएगा। और आप लोग क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है उससे आप क्वेश्चन कलेक्ट करिए। ठीक है, और हमारे द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उससे आंसर है ना लेकर और क्या करते हैं, एक अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम काफ़ी बेटर जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की शक्ति को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना सौर सेल का काम है। ठीक है, जिसको सोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को यानी सूर्य की ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है तो उसको सौर सेल के नाम से जानते हैं। चलिए 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। याद रखिएगा बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसको बोलते हैं CH4। ठीक है, मीथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर हमारा प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर हमारा प्रश्न है, सूर्य और तारों में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाओं के कारण सूर्य और तारों में क्या होता है? ऊर्जा के स्रोत हमें प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, सूर्य और तारों में ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो जल कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको ईंधन कहते हैं। ठीक है, जो जल कर यानी दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको ईंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप लोग बचपन से इसको रटते आए कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, सौर सेल बनाने के लिए है ना, ऊर्जा के सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ है उसको सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सिलिकॉन। एक बार फिर से सुनिए कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम सौर सेल के नाम से जानते हैं। तो सौर सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, ये देखिए हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट। ठीक है, ये जो चैनल है हमारा 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम, तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए। ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छे, है ना। तो आप लोग क्या करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ चलिए द एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए।